नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही खत्म करने की मांग उठी है। मंत्री सुरेश खन्ना ने की कार्यवाही खत्म करने की मांग। पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं विधायक सुरेश खन्ना। सदन में 10 मार्च तक कार्यवाही चलाने पर चर्चा हुई है, बातचीत मंथन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विधानसभा सत्र की कार्यवाही को खत्म करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि मंत्री सुरेश खन्ना ने की कार्यवाही खत्म करने की मांग। पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं मंत्री सुरेश खन्ना। सदन में 10 मार्च तक कार्यवाही चलाने पर चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने और उसी को लेकर जो है मंत्री सुरेश खन्ना ने ये मांग की है कि जो है कार्रवाई को खत्म किया जाए। और आपको बता दें कि 10 मार्च तक कार्यवाही चलाने पर चर्चा हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही खत्म करने की मांग की है और मंत्री सुरेश खन्ना ने की कार्यवाही खत्म करने की मांग। पंचायत चुनाव में व्यस्त हैं, इस तरह का बयान जो है मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से दिया गया और कार्यवाही को खत्म करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने और उसी को लेकर अब पार्टियां जो है तैयारियों में जुटी। और साथ ही आपको बता दें कि हालांकि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी समर्थित जो है प्रत्याशी होते हैं उन्हीं को देखते हुए और पंचायत चुनाव को देखते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने ये मांग की है। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। नोएडा सेक्टर 18 से मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और उसमें कई मांगे की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। आपको बता दें कि महंगाई और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। नोएडा सेक्टर 18 से मजिस्ट्रेट कार्यालय तक आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा है। और साथ ही आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर राज्यपाल के नाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां पर एक ज्ञापन सौंपा और कई मांगे उस ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हरिओम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिओम, महंगाई और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको बता दें ये नोएडा सेक्टर 19 जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पे आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक छोटा सा प्रदर्शन किया, जिसमें कि महंगाई को लेकर के जी और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें इन लोगों ने सरकार पे काफी रोष जताया। और इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जी बिल्कुल हरिशंकर, अगर बात उस जो है ज्ञापन की जाए तो उसमें क्या कुछ मांगे आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई हैं, जो ज्ञापन जो है सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में सौंपा गया और राज्यपाल तक पहुंचाने की कोशिश की गई? जी, इनकी मांग है कि जैसे सरकार आज महंगाई बढ़ा रही है, आपके गैस, पेट्रोल, डीजल, इसको लेकर के ये सरकार से चाहती है कि इस दामों को जनता के लिए वृद्धि में कम करें और उनमें जनता की सहूलियत के लिए ये आगे आए। सरकार से ये अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बढ़ती महंगाई और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। और अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया आपका हरिशंकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच बिहार के पटना से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है। आपको बता दें कि निबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि राज्य के अंदर शराब के धंधे को चरणबद्ध करने के निर्देश जारी किए गए। कठोर कार्रवाई कर शराब माफियाओं के मनोबल को तोड़ने का भी आदेश जारी किया गया। सीएम ने कहा है कि शराब माफियाओं में कानून का डर पैदा हो, इस तरह की कार्रवाई की जाए।
ताकि जो ये काला कारोबार कर रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। सीएम नीतीश ने कहा है कि शराबबंदी लोगों के हित में है और इसका सीधा फायदा आम जनता को भी मिला है और इसी को देखते हुए शराबबंदी की गई थी और शराबबंदी से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। और इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश जारी किए और आपको बता दें कि यहाँ पर मद्य निषेध और साथ ही आपको बता दें कि निर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है और राज्य के अंदर शराब के जो काम चल रहा है, वैध कारोबार चल रहा है, उसको खत्म करने का निर्देश जारी किया और कठोर कार्रवाई कर शराब माफियाओं के मनोबल को तोड़ा जाए, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। डर का जो है कानून का डर पैदा हो अवैध कारोबार करने वाले इन कारोबारियों में, इस तरह के भी निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में कासना थाने की महिला डीसीपी वृंदना शुक्ला ने दौरा किया और आपको बता दें कि डीसीपी ने यहां पर इस दौरान थाने का निरीक्षण किया। साथ ही डीसीपी वृंदा शुक्ला ने यहां पर महिलाओं से संबंधित सारी फाइलों को भी चेक किया है। वहीं कासना थाने में तैनात एसएचओ विवेक त्रिवेदी को महिलाओं के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करने की भी यहां पर जो है चेतावनी दी है और साथ ही कहा कि गलत व्यवहार करने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ग्रेटर नोएडा कासना थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंची वृंदा शुक्ला, जो कि महिला डीसीपी हैं और महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक की जितने भी अच्छे काम हुए हैं सारे वृंदा शुक्ला मैडम को उसमें हाथ रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि थाने का जो निरीक्षण किया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं और उसमें क्या आगे की जो उसमें अभी जो कमी पाई जा रही थी उसके लिए आगे के लिए क्या नए निर्णय बनाए जाएंगे। सर, आज आपने कासना थाने का निरीक्षण किया, उसमें क्या क्या किया आपने पाई और उसमें जो महिलाओं को लेकर जो अभी तक की जो कार्रवाई करी जा रही थी तो उसके लेकर आगे की क्या नई रणनीति बनी? मैं पूरे जनपद के सभी थानों के निरीक्षण में लगी हुई हूँ, क्योंकि आज कासना और इको टेक थाने का किया गया है। तो मोस्टली मैं 3 बिंदु हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। एक तो जो हम लोगों ने नए महिला और बाल सहायता कक्ष बनाए थे तो उनकी स्थिति देख रही हूँ, क्योंकि अब उनको शुरू हुए 3-4 महीने हो गए हैं तो उनका अपडेट देख रही हूँ कि कितना वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स किस तरह से मेंटेन हो रहे हैं, महिलाओं की समस्या किस तरह से निस्तारित की जा रही है, उस चीज़ को देखा जा रहा है। दूसरा कि थाने में महिला शौचालय की क्या स्थिति है, क्योंकि इसके लिए भी अब हमें मुख्यालय से ऑर्डर मिल गए हैं कि सभी स्थानों पर बहुत अच्छे नए महिला शौचालय तैयार किए जाएँ। तो इसीलिए जो अभी की स्थिति है वो भी जानना ज़रूरी है, उसी हिसाब से आगे की कार्य होगी। और तीसरा, महिला संबंधी अपराध जो अभी लंबित चल रहा है तो उन सभी के विवेचकों से विस्तार में बात की जा रही है कि क्यों वो प्रकरण लंबित चल रहे हैं और सभी को टाइम बाउंड टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि जब तक उसको अपना केस निस्तारित करना नहीं। मैम, अगर केस की बात करते हैं तो मैम ग्रेटर नोएडा का मामला है जिसमें महिला के साथ में एक युवक शादी का झांसा देता है, कई सालों तक उसके साथ में रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन उसके बावजूद महिला का नाम बेटा तो थाने में अभी तो मुकदमा नहीं लिखा गया है। तो मैडम आपके पास भी पहुंची थी आपके ऑफिस पे 108 में, लेकिन वहाँ भी आपको मिलने नहीं दिया गया। मैम किसी बात नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि मिलने ना दिया गया, हो सकता है मैं उस दिन ऑफिस में ना हूँ, लेकिन इस मैटर पे जांच चल रही है। एक्चुअली अब देखिए, जो भी इस तरह के मैटर्स होते हैं जहाँ पे बहुत लंबा संबंध रहा होता है या लिव इन रिलेशनशिप रहा होता है, तो वहाँ ये हम थोड़ा सा FIR की लेजिटिमेसी देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो ये नहीं है कि संबंध बिगड़ जाने पर उसको FIR का रूप दिया जा रहा है। बस उस पर जाँच होती है, उसके बाद विधिक कार्रवाई तो सुनिश्चित की ही जाएगी। ओके, आपने सुना कि जिस तरीके से महिला डीसीपी वृंदा शुक्ला मैडम ने बताया कि जो महिलाओं को लेकर जो अभी तक की शौचालय की व्यवस्थाएं थी और जो महिलाओं के साथ में जो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं थी पहले, उसको लेकर जो महिलाओं को जो अब नया जो नियम लागू हुआ है तो उसको लेकर वृंदा शुक्ला मैडम का साफ तौर पर कहना है कि वो सारी व्यवस्थाएं करी जाएंगी। कानून ने भी इसको एक नया नियम लागू कर दिया है। और दूसरी अगर बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षाओं की, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई टीम का आयोजन किया जाएगा। वो जो टीम होगी वो महिलाओं के लिए पूरी तरीके से सतर्क रहेगी। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन करण गौतम के साथ सतीश श्रीवास्तव, लोकमत न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रही है, राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर फाइनल लिस्ट जारी कर दी है।
मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकायों पर जो है चुनाव होने और राज्य निर्वाचन आयोग 10 मार्च तक कर सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। निकाय और साथ ही पंचायत चुनाव 2 चरणों में करवाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ही चुनाव करवा सकता है एक साथ। कोरोना के चलते 1 घंटे का वक्त बढ़ सकता है। मतदान करने की जो समय सीमा है उसमें 1 घंटे का इजाफा हो सकता है। 6 मार्च को वीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है चर्चा करेंगे। सभी कलेक्टर्स से करेंगे चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। और आपको बता दें कि सरपंच और साथ ही पंच के चुनाव मतपत्रों से करवाए जाएंगे और ईवीएम से जो है निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया जा सकता है। और इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में कल होगी किसान महापंचायत। अखिलेश यादव महापंचायत में शामिल होंगे और वहां पर मौजूद जो है जनता को संबोधित करेंगे। चप्पल इंटरचेंज पर महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत की तैयारियों में सपा नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अलीगढ़ में जो है किसान महापंचायत का कल आयोजन होने जा रहा है। अखिलेश यादव महापंचायत में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें अखिलेश यादव के साथ कहीं और भी नेता शामिल हो सकते हैं इस महापंचायत में। और आपको बता दें कि चप्पल इंटरचेंज पर इस महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत की तैयारियों में सपा नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ वाराणसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर कर दिया गया। ट्रक और साथ ही कार की आमने सामने से भिड़ंत हुई है। और आपको बता दें कि शादी समारोह में शामिल होने से संभल जिले से बनारस जा रहे थे कार सवार। रानीगंज थाना क्षेत्र के राजपुर हरहर के पास ये घटना हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ वाराणसी हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर कर दिया गया। ट्रक और साथ ही कार की आमने सामने से टक्कर हुई है, जिसके चलते ये सड़क हादसा हुआ है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, लखनऊ वाराणसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको बताना चाहेंगे हादसा सुबह 4 बजे का है, जब अर्टिगा कार से संभल सवार एक परिवार के लोग जो है बनारस रहे थे और इसी बीच इनकी टक्कर ट्रक से आमने सामने हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए और सभी लोगों को जो है प्रतापगढ़ से प्रयागराज रेफर किया गया है। मनीष, इस हादसे की मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? जी, सुबह का समय था। स्थानीय लोगों की माने तो ड्राइवर को झपकी आ गई थी। चलिए, शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 की मौत हो गई थी और करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में थाना कासना के प्लॉट नंबर L5 साइट 5 में बनी कंपनी में प्रीमियर कंपोस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बिजली के शॉर्ट सर्किट से इंक के ड्रम में आग लग गई है। आग लगने के कारण एक युवक झुलस गया था, जिसका इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है और वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है, जिसके चलते मृतक के परिजनों ने कंपनी और साथ ही कासना थाने का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद कंपनी मालिक को कासना थाने में बुलाया गया और साथ ही दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामले का निपटारा किया गया है।
ग्रेटर नोएडा में 24/2/2021 में हुए मामले को लेकर जो प्रीमियम कॉर्पोरेट नाम की जो कंपनी है, जिसमें वो लड़का जो है हेल्पर का काम करता था और बताया जाता है कि उसमें केमिकल का ड्रम फटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वहीं पर जो कंपनी का जो प्रशासन है, जो कंपनी के जो मालिक है राहुल अग्रवाल का नाम बताया जा रहा है, वो लगातार पीड़ित परिवार पर एक प्रेशर बना रहे हैं कि बॉडी को लेकर यहाँ पे ना ले जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद है, पीड़ित परिवार के लोग मौजूद है यहाँ पर, जो सिर्फ न्याय पाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पीड़ित की जो मृतक है उसकी पत्नी से ही बात करते हैं, क्या मामला है उसमें और किस तरीके से कंपनी के जो मालिक हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, आखिर क्या मामला है, उनसे बात करते हैं। ये पीड़ित की पत्नी है। आपका मैडम क्या नाम है? सुमन। क्या मामला हुआ था? ये मामला हुआ था कि सब लोग हमारा घर वाला रोटी खा के आए 1:30 बजे, आए अच्छे खासे 2:30-3 बजे अंदर तैर गए हैं, सब लोग जल गए हैं। हमें कोई इतना गंभीर नहीं बताया कि ज्यादा जल गए हैं, कह रहे जल गए हैं, भर्ती सही हो जाएंगे। हमने तसल्ली रखा, हम देखने भी ना गई। उसके बाद में हमारा घर वाला, हम खुद देखे नहीं है, जो देखे उनसे जाके पूछिए कितना जले, कितना जन तो देखे नहीं, नहीं देखे अपने घर वाला कितना जले कितना नहीं जले हैं। फिर कल कह रहे हैं चलो जिन्हें हमें ले गए कुबेर कंपनी में से क्या मतलब है वहाँ पर? कुबेर कंपनी किसकी है? इन्हीं का होगा, हमें ये नहीं मालूम है किसी का नहीं है, लेकिन कुबेर कंपनी में ले गए हैं। किस कारण से आपके आदमी की मौत हुई? आग लगने से। तो आग किस तरीके से लगी? क्या इसी कंपनी बम, ये ड्राम का बम था। जितना इनके साथ बता आप उनसे पूछ लीजिए, जो जिनके साथ में आप उनसे पूछिए, जो मेरे आगे उनसे पूछिए जिनके साथ में। तो ये आप आदमी जिसमें काम कर रहा था और भी लेबर इसमें काम हाँ, क्या वो सेफ्टिक जो कंपनी द्वारा जो सेफ्टिक वस्तुएं दी जाती, क्या वो उसमें नहीं दी गई थी कंपनी के द्वारा? ये नहीं बता पाऊंगी। कहाँ रतन भाई साहब, रतन उनका मैनेजर, वो पूछ लीजिए। आप लोग बताइए क्या मामला हुआ? आग लग गई, किस कारण से आग लगी थी और अब क्या मामला हुआ? चला पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? गाड़ी उसकी जो है एम्बुलेंस आ गई है यहाँ पे, पुलिस द्वारा जो की गई है। जो हमें अभी फोन आया लोगों के पास में, वो पता चला पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे रोक रखी है। कहाँ पे रोका हुआ है? ये कहाँ बताया? कालीचरण मार्केट जो है रोक, आने नहीं दिया जा रहा। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से इनके सामने न्याय हो। कंपनी मालिक की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन ये दिया जा रहा है कि हम कर देंगे सारा कुछ, जो भी मतलब उनका वो है बातचीत के बीच में हो रहे हैं। हम चाहते हैं सारा कुछ हम लोग के सामने। तो किस तरीके से मालिक आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, किस तरीके से आपको सुधारना दे रहा है? प्रेशर से जाहिर बात है दिखा है, जब प्रशासन वहाँ गाड़ी खड़ी रखी है, यहाँ नहीं लाने दे रही है। इनके परिवार यहाँ पर बैठा पड़ा है 2 बच्चों के साथ में, ये सब चीजें देखनी चाहिए ना। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बच्चा है। तो आपने सुना कि साफ तौर पर कहना है कि जो मृतक के जो परिजन है और जो उसके साथ में मृतक के साथ में लेबर काम करती थी, वो सारी लेबर यहाँ पे मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राहुल अग्रवाल इस कंपनी का जो मालिक है, वो पूरी तरीके से दबाव बना रहा है इनके ऊपर। लेकिन अगर हम बात करते हैं बॉडी की, जो मृतक की जो बॉडी पंचनामा होकर जो बॉडी आ रही थी, उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा कालीचरण मार्केट, यहाँ की जो कासना कस्बे की मार्केट है, वहाँ रोक दिया गया है। बॉडी यहाँ पर नहीं लाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है पुलिस प्रशासन की तरफ से ये सारा कार्य किया जा रहा है। तो वहीं पर राहुल अग्रवाल जो कंपनी का मालिक है, वो भी अपने इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। कैमरे पर करण गौतम के साथ श्रीवास्तव, लोकमनी, ग्रेटर नोएडा। और इसी बीच उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टैक्स और साथ ही एक्साइज ड्यूटी चोरी करने में यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर के बाद उन्नाव में मिले थे एसटीएफ की टीम को कुछ इनपुट मिला था और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्नाव के आबकारी गोदाम को एसटीएफ की टीम ने सील कर दिया है। करीब 20 लाख के टैक्स चोरी का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की टीम की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टैक्स और साथ ही एक्साइज ड्यूटी में चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। सहारनपुर के बाद उन्नाव में मिले थे एसटीएफ की टीम को कुछ इनपुट मिला था, जिसके आधार पर उन्नाव में ये बड़ी कार्रवाई की गई। उन्नाव के आबकारी गोदाम को एसटीएफ की टीम ने सील कर दिया है। करीब 30 लाख रुपए के टैक्स चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। इससे पहले सहारनपुर में इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था एसटीएफ की टीम की तरफ से, लेकिन उसके बाद उन्नाव में भी एसटीएफ की टीम ने कुछ इनपुट मिला था, जिसके आधार पर उन्नाव में एक बार फिर से यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए भानु सिंह चंदेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? होंगे एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है आबकारी विभाग के ऊपर। सहारनपुर में आबकारी का जो गोडाउन था, वहां पर इनको जानकारी मिली थी एसटीएफ को अपने सूत्रों से कि टैक्स और जो गवर्नमेंट का जो चार्जेस होते हैं, टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जो होती है, उसमें ये
गोल मटोल कर रहे थे, हेराफेरी कर रहे थे, जिसको सरकार को चूना लगाने का काम किया जा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ में सहारनपुर के बाद उनको उन्नाव भी इनपुट मिला कि उन्नाव के भी आबकारी गोदाम में इस तरह के खेल खेला जा रहा है, जिसको लेकर के एसटीएफ लखनऊ की टीम ने आकर के बाकायदा छापेमारी की, जहाँ पे स्टॉक जो मिला वो भी आवश्यकता से ज्यादा पाया गया। साथ साथ में ही बताया जा रहा है कि इन जो एक्साइज ड्यूटी होती है, टैक्स होते हैं, जो इनवाइस जो निकलता है उसके माध्यम से इन्होंने ये लोग क्या करते थे कि एक बार इन टैक्स को जो इनवाइस होता है, जो बिल बनता है गाड़ियों के गोदाम निकालने का, एक के आड़ में दूसरी गाड़ी निकाला करते थे। मतलब एक के बिल पे 2 गाड़ियों का निर्यात करते थे, गोदाम से बाहर निकालते थे, जिसको बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए अगर एक बार में इनवाइस फर्जी तरीके से कोई इसमें घोटाला कुछ करता है, कार्रवाई करता है, तो उस पर करीब 30 से 32 लाख रुपए का जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो चोरी कर रहे हैं लोग, जिसको लेकर एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई कर दी है और साथ में उन्नाव के आबकारी गोदाम को सीज कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए भानु सिंह यहाँ पर कि और कौन कौन अधिकारी हैं जिनके नाम इस पूरे मामले में शामिल हैं जो उजागर हुए हैं, कोई जानकारी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मामला राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ सहारनपुर का है। उसके बाद इनपुट पाए गए थे उन्नाव, जहां उन्नाव में भी इस मामले को गोपनीय रखा गया और एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई की है। तो ये सूत्रों जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसटीएफ कोई बड़ा खुलासा कर सकती है कि इसमें किस तरह का अधिकारी इन्वॉल्व है और कितना अब तक सरकार को राजस्व के रूप में एक्साइज ड्यूटी या टैक्स के रूप में चूना लगाए लोगों ने। बिल्कुल भानु, अब देखना होगा कि क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आती है, किन किन जो है अधिकारियों के नाम इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मझिला थाना क्षेत्र के पांडेतारा गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता ने यहां पर बताया कि उसने उसकी बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते उसने बेटी की हत्या की है और प्रेमी की हत्या की जो है तलाश में ही उसे ढूंढा रहा है। और साथ ही आपको बता दें, वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि पिता सर्वेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं इस मामले में आईजी के निर्देश पर एक सिपाही को भी निलंबित किया गया। आईजी ने अपनी ट्वीट में यहां पर लिखा, महिला का सम्मान सर्वोपरि। देखिए, मझिला थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें कि गांव पांडेतारा पड़ता है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की है, जिसके मौके मुआयने के लिए हम लोग फील्ड यूनिट के साथ यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और जो इसमें जो अभियुक्त पिता है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है और आगे इस घटना में विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुलकित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, एक पिता ने बेटी की निर्मम हत्या की है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, इसमें जो है पुलिस ने जो पिता था उसको तो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले में जब पुलिस ने पूछताछ की है तो इसमें ये मामला इसमें प्रेम प्रसंग का मामला निकल के सामने आया है। पिता ने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के संग आपत्तिजनक हालत में 2 दिन पहले देखा था, तभी से उसके सर पे खून सवार था। उसने मौका मिलते ही जो है उसने कल अपनी पुत्री की हत्या कर दी है। और इस पर मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। चलिए, शुक्रिया आपका पुलकित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक पिता ने अपनी ही बेटी की निर्मम हत्या कर दी और इस पर मामले को लेकर अब पुलिस आगे की कार्रवाई करी और साथ ही पुलिस ने आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जल्द होगा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 25 से 26 मार्च के बीच जारी हो सकती है अधिसूचना। 14 चरणों में मतदान कराने की तैयारी में चुनाव आयोग। 10 से 28 अप्रैल के बीच मतदान की तैयारी की जा रही है। 10 अप्रैल को पहले चरण का मतदान कराने की तैयारी की जा रही है। अप्रैल की शुरुआत में शुरू होगी चुनाव की यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया और प्रत्येक चरण में 18 से 19 जिलों में एक बार में है मतदान किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और जल्द ही होगा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 25 से 26 मार्च के बीच जारी हो सकती है अधिसूचना।
आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जल्द ही जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है। 14 चरणों में मतदान कराने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग। 10 से 28 अप्रैल के बीच मतदान की प्रक्रिया हो सकती है। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को पहले चरण का मतदान कराने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों द्वारा यहां पर लांजू जंगल में लगाए गए आईईडी के ब्लास्ट होने से झारखंड जगुआर बटालियन के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस समय झारखंड जगुआर बटालियन के जवान सीआरपीएफ टीम के साथ पेट्रोलिंग पर थे। आपको बता दें कि झारखंड के डीसीपी नीरज सिंह ने 3 जवानों के शहीद होने की पुष्टि की है। झारखंड जगुआर के 3 कर्मी शहीद हुए हैं और 2 जख्मी हैं। सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर का संयुक्त अभियान चल रहा है और लांजी पहाड़ के ऊपर पिछले कुछ दिनों से सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम, संयुक्त टीम कैंप करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। उस टीम की मदद करने के लिए ये अतिरिक्त फोर्स जा रहा था, जिसमें उस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान ये घटना। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजगढ़, विदिशा, सीहोर में जो है लगभग 530 हवलदार बनेंगे। एएसआई पीएचक्यू के निर्देशानुसार हवलदारों की यहां पर एक हिट लिस्ट बनाई गई है। ग्रामीण डीआईजी संजय सिंह तिवारी ने 742 हवलदारों की फिट लिस्ट जारी की। 742 हवलदार एएसआई बनने की योग्यता सूची में शामिल किए गए हैं। 530 हवलदारों को ही मिल सकेगी पदोन्नति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राजगढ़, विदिशा, सीहोर में जो है कुल लगभग 530 हवलदार बनेंगे। एएसआई पीएचक्यू के निर्देशानुसार हवलदारों की जो है फिट लिस्ट जारी की गई है। ग्रामीण डीआईजी संजय तिवारी ने 742 हवलदारों की फिट लिस्ट जारी की है। 742 हवलदार एएसआई बनने की योग्यता सूची में शामिल किए गए हैं। सहारनपुर ड्रग्स विभाग और साथ ही सदर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ड्रग्स विभाग और साथ ही पुलिस ने विश्वकर्मा चौक से चेकिंग के दौरान लग्जरी गाड़ी में लाई जा रही अवैध दवाइयों की एक बड़ी खेप को बरामद किया और साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने उत्तराखंड में अवैध रूप से बनाई गई 7 लाख रुपए की कीमत की दवाइयां बरामद की हैं और साथ ही आरोपियों के पास से लाखों की नकदी भी ड्रग्स विभाग और साथ ही पुलिस ने जब्त की। दोनों आरोपी उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से दवाइयां बनाई और साथ ही उसको लेकर यूपी के सहारनपुर आए थे। ड्रग्स विभाग ने सूचना के बाद पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और अन्य साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। ये हमें सूचना मिली थी कल के रुड़की से एक टाटा हैरियर गाड़ी में कुछ अवैध रूप से कुछ दवाएं सहारनपुर लाई जा रही हैं। इसकी सूचना से जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय को अवगत कराते हुए और कल इस गाड़ी को विश्वकर्मा चौक सहारनपुर पर रोककर जांच की गई। तो जांच में दवाइयां बरामद हुई। उसके अंदर 2 प्रकार की दवाएं हैं। जीफी 200 जो कि एफडीसी कंपनी की बनी हुई है और ये गलत तरीके से रुड़की में कहीं निर्माण हुआ है इसका। साथ ही इसमें 2,86,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और टाटा हैरियर गाड़ी है उसको जब्त कर लिया गया है। कुल कीमत दवाइयों की 7 लाख रुपए है और इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, सुमित और मनीष, जो दोनों रुड़की के रहने वाले हैं, झबरेड़ी खुर्द। शाहजहांपुर के थाना खुदागंज क्षेत्र के फुलवा और साथ ही सुरोही गांव में किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और साथ ही जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उसको वापस लिया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता आदित्य प्रताप सिंह लोधी ने किसानों से संयम बरतने की अपील की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।